सुप्रीम डॉक्टर मुखर्जी, एनसी चटर्जी, ये सब जो लीगल इल्यूमिनरी थे, इन्होंने कहा आप ये सब कैसे कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे हो सकता है? और इसके बाद भी आप चाहते हैं तो आप पार्लियामेंट में लाइए, डिस्कशन कीजिए, अमेंडमेंट कीजिए। हमने एक प्रियम्बल बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जिसके अंदर हमने डिफाइन किया वी द पीपल, हाउ वी द पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। We the people who are resident of J&K, we the people who are not resident of J&K, whether that can be there, ये संभव है क्या? लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान हो गया। भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो ब्लैक डे मैं जिसको कहता हूं, दैट वाज ऑन 14 मई 1954। ये जो 14 मई 1954 है, देयर वाज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर मेड बाय our president, that was through the abuse of 370, on the name of the 370 राष्ट्रपति ने एक ऑर्डर जारी किया जिसके अंदर more than 100 आर्टिकल्स were amended, even new article added without going in parliament, जिसको हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल टू स्टेट ऑफ J&K। भारत में दो संविधान हो गए, वन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू J&K, वन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की ये इंटेंशन थी क्या? वो कभी सोच सकते थे क्या? इवन वन न्यू आर्टिकल वाज एडेड, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 35 कैपिटल A। जनरली पीपल डज नॉट न्यू अबाउट दैट आर्टिकल 35 कैपिटल, because that is not in main body of constitution, even after addition। इस 370 का abuse करके they made a article notwithstanding anything in the constitution। उन्होंने कहा we give the right to assembly of Jammu Kashmir to define the permanent resident of J&K, to give them special rights and privileges regarding permanent settlement in state, right to own property, right to employment, scholarships, aids, and restrict the other parts of the country, other citizens of the country। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आप किसी को कुछ स्पेशल राइट्स दे सकते हैं, आप दूसरे के राइट्स रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। आप रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं? और उन्होंने लिखा इवन अगर आपके राइट्स एब्रिजेस होते हैं, इनकंसिस्टेंट है विद कॉन्स्टिट्यूशन और टेक्स अवे आल्सो, ऐसा आर्टिकल ऐड किया जा सकता है क्या विदाउट गोइंग इन पार्लियामेंट? उसके आधार के ऊपर उन्होंने अपना परमानेंट रेजिडेंट डिफाइन किया कि 1944 में जो स्टेट में रहता था दैट विल बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ J&K, और उसके बाद जो आएगा वो वहां के रेजिडेंट है। इवन 1947 के अंदर वहां पर जो रिफ्यूजीज आ गए वेस्ट पाकिस्तान के 6000 फैमिलीज के, नाउ देयर पॉपुलेशन इज 2 लाख। एट दैट टाइम गवर्नमेंट सेटल्ड देम इन मोर देन 200 कैंप्स एडजेसेंट टू द बॉर्डर्स। आफ्टर दिस 1954 35A order and addition of constitution and section 6 made by them in their constitution, और जम्मू कश्मीर के वो जो 2 लाख लोग हैं, आज उनकी 4 जनरेशन वहां पर होगी। दे आर इन कैंप्स, दे कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी, दे कैन नॉट गेट हायर एजुकेशन, दे आर नॉट वोटर ऑफ असेंबली, पंचायत, लोकल बॉडीज। दीज आर द रियल विक्टिम्स। और इसका परिणाम क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सटेंड नहीं हुआ, सारे देश की डिबेट एसटीज पर चलती है, जम्मू कश्मीर में 14% एसटीज हैं, देयर इज नो पॉलिटिकल रिजर्वेशन, नो रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज। उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया कि जम्मू कश्मीर की महिला अगर लड़की जो है वो राज्य के बाहर के किसी लड़के से शादी करती है तो पहले तो उसके राइट्स ही समाप्त करती। 2003 के ऑर्डर के बाद हमने वो केस तो जीत लिया, लेकिन उसके राइट्स जो हैं उसको तो मिल गए, उसके बच्चों को उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। एक लड़का जो है वो राज्य के बाहर की लड़की से शादी करता है, उस लड़की को सब अधिकार मिलते हैं, उसके बच्चों को अधिकार मिलते हैं,
राज्य की एक बेटी अगर राज्य के बाहर के किसी लड़के से शादी करती है और जीवन में कभी अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट भी हो जाए, वो दोबारा आकर वहां सेटल हो जाए, वो विडो हो जाए, कुछ हो जाए, उसके बच्चों को कोई राइट नहीं मिलेगा, वो वहां एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते, वो सेटल नहीं हो सकते। इवन हर प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू देम। देश के अंदर ये संभव है क्या? कितने ब्लंडर हो सकते हैं, टेक्स्ट ऑफ बहुत बदल सकता है क्या? अभी यहाँ दिल्ली के जज वहां पर चीफ जस्टिस बन कर गए, उन्होंने शपथ ली। किसकी शपथ ली? आप कहते हैं हाईकोर्ट का, तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली। नया गवर्नर अपॉइंट होगा, वो किसकी शपथ लेगा? एमएलए किसकी लेगा? मिनिस्टर किसकी लेगा? जम्मू कश्मीर में वो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेता है, भारत के संविधान की। टेक्स्ट ऑफ बहुत बदला जा सकता है। हमारा एक स्ट्रक्चर है, उसमें रेगुलेटरी पावर दैट लाइज इन द यूनियन, वो बदल सकती है क्या? इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, उसका जम्मू कश्मीर में ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता। उसका ज्यूरिसडिक्शन तब होता है जब गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अगेन रेटिफाई दैट ऑर्डर, और एक वो नया ऑर्डर जारी करता है जिसके अंदर कहता है अंडर J&K कॉन्स्टिट्यूशन उस इलेक्शन कमीशन को अधिकार नहीं। तो क्या भारत के राष्ट्रपति से सुप्रीम हो गया? लेकिन देश के अंदर इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन एनोमली हो गई, इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, इन विषयों पर कोई जानता ही नहीं। सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स नेवर डिस्कसेस, वो कभी चर्चा ही नहीं करते, मालूम ही नहीं लोगों को। देश के अंदर इतनी ज्यादा इग्नोरेंस है रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर, रिगार्डिंग 370, रिगार्डिंग ऑल दीज इश्यूज। जम्मू कश्मीर के अंदर वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ के अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये जितना सेपरेटिज्म कल्टीवेट हुआ है, दैट सेपरेटिज्म हैज बीन कल्टीवेटेड अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इवन जो नए प्रोग्रेसिव लॉज हैं, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, एंटी रेप लॉ, ये सब वहां एक्सटेंड नहीं है। इससे उनकी ऑटोनॉमी खतरे में पड़ जाती है। दिस इज देयर ऑटोनॉमी। देश के अंदर इन सब विषयों पर डिस्कशन होना चाहिए, इस पर काम करने की जरूरत है। मैंने जो पहले कहा कि आप सब लोगों का बहुत बड़ा स्कोप है जम्मू कश्मीर के इन सारे विषयों को लेकर। वहां बहुत प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी काम कर रही है, जिसके अंदर लोगों के पास राइट्स ही नहीं है। इवन डिलिमिटेशन कमीशन डज नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन देयर। भारत का डिलिमिटेशन कमीशन वहां डिलिमिटेशन नहीं करता, उन्होंने अपने आप डिसीजन ले लिया कि 46 सीट्स कश्मीर वैली की, कश्मीर वैली का एरिया कम, पॉपुलेशन कम, वोट कम, 37 सीट्स फॉर जम्मू, 4 फॉर लद्दाख। इन लद्दाख देयर इज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ 29,000 स्क्वायर किलोमीटर। 15 दिन में कोई 29,000 स्क्वायर किलोमीटर में मूव नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर के इन सारे विषयों के बारे में देश में जानकारी प्राप्त करने की बेसिकली जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम जो है दैट इज एन इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम। मिस इंफॉर्मेशन इन J&K, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन रेस्ट ऑफ भारत। हमारे मन में एक परसेप्शन बन गया और हम उसी के इर्द गिर्द डिबेट करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर 3 इश्यू, तीनों सेपरेट है। वन इज टेररिज्म, सेकंड इज फंडामेंटलिज्म, थर्ड इज सेपरेटिज्म। Terrorism, that is cross-border issue. Fundamentalism, that is a worldwide issue. अभी आपने पढ़ा होगा वो जाकिर मूसा, बुरहान वानी, उनके जितने ट्वीट्स हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारी कोई आजादी की लड़ाई नहीं है, हमारी कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। They are very much clear in their mind. They are on jihad. ये फंडामेंटलिज्म, वो जो पैन इस्लामिक मूवमेंट, वो IS का है, वो दुनिया के अंदर अल-कायदा का है, वो दुनिया के सब देशों के अंदर है, भारत के भी डिफरेंट एरियाज में, वो J&K। पाकिस्तान का अपना एक इंटरेस्ट है और वो धीरे धीरे करके उनकी अपनी इंटरनल कंडीशंस के कारण भी हो गया। वो उसको करते हैं, उनको कश्मीर के इशू को एक इमोटिव इशू बना के रखना है, दैट इज ए क्रॉस बॉर्डर इशू। एक समय दुनिया की ताकतों का इंटरेस्ट था
जैसे आज चाइना का इंटरेस्ट है टू कंटेन भारत, उसके लिए पाकिस्तान इज प्लस फैक्टर, या पाकिस्तान के लिए चाइना प्लस फैक्टर, क्योंकि चाइना की इंटेंशन है टू कंटेन भारत। उसको लेकर आज कभी वेस्ट वर्ल्ड जो था वो पूरा का पूरा उसका अपना एक और नैरेटिव था, और उसके अंतर्गत वो रशिया, कम्युनिस्ट रशिया, उसके एक्सपेंशन को रोकने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल ये करते हैं। तो दुनिया के अंदर जेएंडके को लेकर ये एक डायमेंशन है जिसको अलग से डील करने की जरूरत है। वो आर्मी लेवल पर डील होगा, डिप्लोमेटिकली डील होगा, और वो सिक्योरिटी फोर्सेस को करना है, उसके लिए समाज को एक भूमिका अदा करनी है। जेएंडके का एक इशू जो है दैट इज रिगार्डिंग फंडामेंटलिज्म, उसके लिए जैसे सारे देश के अंदर ऐसे वहां के समाज में भी हमको अल्टरनेट नैरेटिव भी खड़े करने हैं, परसेप्शनल लेवल पर भी काम करना है, और उसके लिए उस फंडामेंटलिज्म से लड़ाई लड़ने के लिए हमको अलग अलग तरह की डायमेंशन में काम करना है। ये जो सेपरेटिज्म की लड़ाई है, दैट सेपरेटिज्म जो वहां कल्टीवेट हुआ है, दैट इज कल्टीवेटेड अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उस सेपरेटिज्म को थोड़ा बहुत खाद पानी जो है वो पाकिस्तान फंडामेंटलिज्म इससे भी मिलता है। इसके लिए वहां पर एक बड़ा इंफॉर्मेशन कैंपेन, और उससे पहले देश में एक इंफॉर्मेशन कैंपेन करने की जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली वो ना होने के कारण से देश में जो जिन लोगों को डिसीजन लेने होते हैं उनको क्लियर कट इन सब विषयों की जानकारी, और इसीलिए जेएंडके को लेकर क्या करने की जरूरत है, तो जेएंडके को लेकर पहली बात जो करने की जरूरत है वो है देश के अंदर एक कंसेंसस बिल्ड करने की जरूरत है। दिस इज नॉट एन हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स का इशू नहीं। बहुत सारी बातें इसमें डिसाइड होनी है, वो हमारी वैल्यूज, एथोस, हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो प्रिंसिपल्स, वो क्या प्रिवेल करेंगे क्या? एक कॉन्स्टिट्यूशन अगर 16 करोड़ मुसलमानों के लिए वो बेनिफिशियरी है, तो 70 लाख मुस्लिम साहब जेएंडके के लिए क्यों नहीं हो सकता? वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो इसका मतलब है कि वहां क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जाएगा? ये देश के अंदर सवाल खड़ा होने की जरूरत है। व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ भारत? ये देश की इंटेग्रिटी का इशू है। हम एक पावरफुल कंट्री के नाते उभरेंगे या एक सॉफ्ट स्टेट ही रहेंगे? इसलिए जम्मू कश्मीर के इस विषय को लेकर देश के अंदर एक कंसेंसस, एक विल बनने की जरूरत है। क्लियर कट अप्रोच एंड पॉलिसीज चाहिए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनलिस्ट पीपल ऑफ जेएंडके। जेएंडके के जो लोग दे आर विक्टिम्स ऑफ फंडामेंटलिज्म और डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, दे आर आवर पीपल। उसके लिए उनके साथ अपना सेंस ऑफ इंटीग्रेशन बढ़ाने की जरूरत है, हर लेवल पे बढ़ाने की जरूरत है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे, परसेप्शनल लेवल पे, एक्टिविज्म लेवल पे उसके लिए काम करने की जरूरत है। जेएंडके 2,22,000 square kilometer Jammu Kashmir, even that is occupation of Pakistan and China, including that area with all the people is of Bharat. वो हमारा है, उसके लिए आपको काम करना है। और जम्मू कश्मीर में जो रियल विक्टिम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की जरूरत है। इसके लिए देश के अंदर सब लोगों को अपना अपना रोल करना है। एकेडमिशियन अपना रोल प्ले करे, लीगल फ्रेटर्निटी अपना रोल प्ले करे, उसके लिए परसेप्शंस बनाने के लिए जागरूक समाज अपना रोल प्ले करे। देश के अंदर सब मिलकर अपनी भूमिका अदा करेंगे और एक्टिविज्म लेवल के ऊपर समाज का इंटीग्रेशन का इस कैंपेन, इसको बिल्डअप करेंगे, तो आने वाले समय के अंदर जम्मू कश्मीर में जो हम पॉजिटिव डेवलपमेंट चाहते हैं वो पॉजिटिव डेवलपमेंट आ सकती है। एक जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन या इंसाइट देने के लिए मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं। बहुत कनेक्टिंग नहीं रखी, केवल आपको कुछ जानकारी देने के लिए बातें रखी है। आप लोग इन विषयों पर और ज्यादा अध्ययन करें, इसके लिए मैंने आपको छोटा छोटा टच, जिसको कहते हैं, कुछ डायमेंशंस को किया। आपके मन में कुछ पूछना हो, जितना समय हमारे पास बताने के लिए होगा यहाँ ऑर्गेनाइजर्स के हिसाब से, उतना समय आप पूछ सकते हैं।
दिल्ली में जो 6-7 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें समस्या है, तो बाकी जो एरिया है ये लद्दाख, जम्मू, उन लोगों को या उन क्षेत्रों को आप ज़्यादा पावर क्यों दे सकते हैं? एटलीस्ट टू रिलीज देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। उनके प्रॉब्लम पे से इनको प्रोग्रेस रोकना शायद अच्छा नहीं है। So is there any way the government is thinking in this reducing the pain of Ladakh and Jammu people? तो गवर्नमेंट का उत्तर तो गवर्नमेंट वाले देंगे, आप मेरे से मत मांगिए। आई एम नॉट स्पोक्समैन ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो संघ और जो हमारे से संबंध रखते हैं, हम उन सब लोगों के साथ मिलकर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू और लद्दाख में अवेकनिंग हो, जम्मू लद्दाख की पॉलिटिकल पावर बढ़े, जम्मू लद्दाख का और जिसको ताकत कहते हैं और वो बढ़े, उसका एक प्रयास है और उसका परिणाम भी है, प्रेशर भी है, गवर्नमेंट पे बिल्डअप भी किया जा रहा है। आज तक जब भी क्या कश्मीर सेंट्रिक एक सेटअप होने के कारण से जितनी पॉलिसीज बनती थी दैट वाज फॉर कश्मीर वैली। फर्स्ट टाइम इन सब एरियाज के बारे में भी सोचना प्रारंभ ये हो गया। नहीं तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूशन बनते थे तो केवल कश्मीर में बनते थे। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में भी बनी और कश्मीर में भी बनी, IIT जम्मू में बन रहा है, IIM जम्मू में बन रहा है। अभी बहुत सारी चीजें जम्मू के अंदर जो इतने साल इग्नोर हुआ, और इवन एट बजट एलोकेशन लेवल वी आर ट्राइंग दैट कि कोई बजट एलोकेट होता है तो नॉट फॉर स्टेट हो, लोगों को भी ध्यान में आए कि डिफरेंट रीजन्स हैं, तो बजट एलोकेट होता है तो आप 40% जम्मू को दीजिए, 40% वैली को दीजिए, 20% लद्दाख को दीजिए। ऐसा एक प्रयास ये हो रहा है सारे उसमें से, और मुझे लगता है वो दिशा में थोड़ा प्रयास भी हुआ है। आपको पहले इस विषय पे सुना हुआ है, लेकिन कभी ऐसा चर्चा करनी है। मेरे मन में एक पॉइंट आता है कि हम पूरे भारत में उसमें बताते हैं आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर प्रोविंस, लेकिन जो कश्मीरी है, कश्मीरी पंडित है या जम्मू का जो निवासी है, वो नहीं चाहता कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो, क्योंकि 370 उसको बहुत सारी प्रोटेक्शंस देता है। जैसे नौकरी में अगर वो डॉक्टर है उसको वहाँ की मेडिकल सीट्स में मिलेगा, वहाँ के आदमी को नहीं मिलेगा। दिल्ली में आएंगे आप, बिहार से भी आएंगे, सब उसकी रेलवेज में नो, मतलब उसका बेसिकली उसका ये है कि मेरी माय किचन इज सेफ, माय जॉब्स आर सेफ एंड देयरफॉर आर्टिकल 370 नीड नॉट बी अप्रोप्रिएट। तो हम लोग का इतना सारा जो प्रयास रहता है वो वहाँ जाके नॉट सा हो जाता है, तो वहाँ के लोगों को भी समझाने की आवश्यकता, इसमें विरोधाभास सा थोड़ा सा आता है उस विषय। ऐसा है कि अभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, ये बहुत समय तक था लोगों के मन में कि 370 के बेनिफिट है, अभी तो उनको ध्यान में आ गया कि 370 का बेनिफिट नहीं है, उसका नुकसान। लंबे समय तक क्या हुआ कि वहां भी किसी ने उनको बताया नहीं कि 370 का नुकसान। बेसिकली 370 जो है ये कोई पावर देता नहीं, ये कोई पावर लेता है, वो तो एब्यूज ऑफ 370 है। अभी लोगों को मालूम पड़ा कि सरपंच की पावर ही नहीं है, सारे देश में 3 टायर पंचायत सिस्टम हो गया, वहां है ही नहीं, उनकी को वहां पंचायत इलेक्शन कराना ही कंपलसरी नहीं। जिस समय दलित पेड़गांवकर की कमेटी गई तो वहां पर 500 रिप्रेजेंटेशन उनको मिले डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, 481 रिगार्डिंग इश्यूज दैट वर क्रिएटेड बाय 370। किसी ने कहा हमें ओबीसी रिजर्वेशन चाहिए, किसी एसटीज ने कहा हमको पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए, किसी ने कहा कि हमको पंचायती राज या एक्सटेंड करना है, किसी ने कहा कि हमको राइट टू एजुकेशन चाहिए। मैं अभी कारगिल में गया था तो मुझे कहने लगा वी आर द विक्टिम्स ऑफ 370। बड़ा अच्छा उसने कहा, इवन उनको जो मिलने के लिए आए तो जम्मू में भी मुस्लिम ने कहा वी आर नॉट अगेंस्ट 370, 370 इज अगेंस्ट अस। अभी लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गया, वो पहले वाली बातें नहीं है। अभी लोगों को क्लियरिटी हो गई है कि ये सब होने के कारण से यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आती, सरकारी नौकरी की भी एक सीमा है। अब ये उन्होंने एक लॉ बना दिया, अब वहां का बच्चा अगर CBSE के साथ वो कॉलेजों को इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो उनके मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं या तो जम्मू में पेपर दे सकते हैं या CBSE का देंगे तो वहां नहीं हो सकता। अब उसके कारण से वहां के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है।
कि मेडिकल कॉलेज का जो वहां का स्टूडेंट पढ़ना जिसको सीबीएसई से इंटीग्रेशन ना होने के कारण से, क्योंकि सीबीएसई से इंटीग्रेशन का मतलब 15% सीटें आपको सेंटर को प्लेज करनी पड़े। उनने कहा हम प्लेज नहीं करते, तो आप नहीं करते तो बाकी स्टेट भी आपको नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कोई केवल बेनिफिट है, ऐसा नहीं, उनको बताने वाला कुछ चाहिए। बहुत लंबे समय तक जिन्होंने 370 हटाओ ये कहा, उन्होंने भी लोगों को बताया नहीं कि 370 क्यों हटना चाहिए। तो अभी जब ये चर्चा शुरू हुई है तो बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर भी उसके खिलाफ कंसेंसस बनता है। हाँ बोलिए। कानूनी तरीका क्या थोड़ा है खड़े होकर बोलेंगे तो बाकियों को सवाल बता देंगे कि is there any constitutional way through which we can amend or we can repeal the 370? Like there is, I think there is provision in Jammu Kashmir Constitution that Assembly cannot amend the 370 or cannot give the suggestion for the amendment of 370. The same section in Constitution says that without the suggestion or recommendation of the Constitution of Assembly of Jammu Kashmir, 370 cannot be repealed. So what is the legal course or legal method? तो आप लोगों को एक मेरा इनविटेशन है, एक म्यूट कोड करिए आप और आप हमें बताइए क्या ठीक है। बहुत लोग बताते हैं 370 कैसे हट सकता है, आप बता दीजिए कंसेंसस बनाकर, जो आप बता देंगे वो कर दें। आप लोग तय कर लीजिए ना। ऐसा है, इस सारे को लेकर अभी बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग राय रहती है साल में से। कुछ लोगों का कहना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट कंटिन्यूएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अभी पावर प्रेसिडेंट की है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रेसिडेंट को अधिकार है आफ्टर रिकमेंडेशन। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कोई रिकमेंडेशन नहीं की, तो इसका मतलब क्या है? तो आज तो नहीं है वो कभी समाप्त तो नहीं हो सकती। आप प्रेसिडेंट को लिमिट तो नहीं कर सकते, तो इवन प्रेसिडेंट कैन गिव ऑर्डर। और इवन पार्लियामेंट की पावर तो है ही 370 अमेंड करने, उसको तो आप छेड़ नहीं सकते। और दूसरा सवाल 370 का अभी कब रह गया? 370 का दुरुपयोग करके जो होना था वो तो हो चुका। अभी तो 368 जो है, ये 368 का अमेंडमेंट हो सकता है क्या? मेरा ये कहना, पार्लियामेंट की पावर को लिमिट किया जा सकता है क्या? इवन इन 1954 ऑर्डर दे अमेंडेड 368। उन्होंने ये जो आज आप पढ़ते हैं कोई अमेंडमेंट होता है जो लिखते हैं जम्मू कश्मीर छोड़कर, ये क्यों लिखते हैं? 368 के साथ आपने उसके अंदर एक प्रोविजन ऐड कर दिया कि जम्मू कश्मीर में तब एप्लीकेबल होगा जब 370 के थ्रू इसको ऑर्डर किया जाएगा। तो दैट प्रोविजन वाज एडेड इन 1954 वेदर 368 कैन बी अमेंडेड। तो पार्लियामेंट की पावर को लिमिट कर सकता है। और अब इतने गोलकनाथ और केशवानंद भारती के जजमेंट आ जाने के बाद 50s में तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इतना अधिक और चर्चा में नहीं था। अब इतना चर्चा में आने के बाद तो अभी करने की जरूरत क्या है? हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है कुछ विषयों को लेकर, उस पर प्रोसेस शुरू किया है। ये 35 है, 368, ये एक बार वहां से हो गए तो वैसे ही ये सारी। अभी 370 कुछ नहीं है, 370 तो केवल एक खोखा है, उसके अंदर से जो होना था वो तो हो चुका। प्रॉब्लम 370 नहीं है, प्रॉब्लम है 370 का एब्यूज करके जो आपने मोर देन 100 आर्टिकल अमेंड कर दिए और मोर देन 100 आर्टिकल जो आपने जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड। आज अगर आप 370 हटा भी देते हैं तो वो खत्म नहीं होता। जो ऑर्डर पहले हो गए वो थोड़ी समाप्त होंगे, फर्दर 370 का यूज नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा क्लियर होने की भी जरूरत है। इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि एक बार ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बेस के ऊपर वास्तव में ये जो एक दो ऑर्डर भी नलिफाई हो गए तो 1954 का ऑर्डर ही क्वेश्चन हो जाएगा। और वंस दैट इज क्वेश्चन तो उसके बाद सब खत्म। हाँ जी, मैं समझा नहीं क्या करें।
निकाला जाने का कारण केवल एक ही है कि वहां पर 1985 से 1989 के बीच में बहुत बड़ी मात्रा में आतंकवादी आ गया, इतना आतंकवादी आ गया और हमने समय रहते कार्रवाई नहीं की। और पॉपुलेशन उनका कम था, 4-5% पॉपुलेशन कुल मिलाकर कश्मीरी हिंदू का वहां था, और लगभग उनका पॉपुलेशन उस समय वहां 2,50,000 के लगभग था। तो वो 2,50,000 पीपल जो है दे हैव टू कम आउट, क्योंकि उन पर बहुत अटैक हुए, एक 500-600 किलिंग्स हो गई, और ऐसा हो गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर यानी कश्मीर घाटी के पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो सम्मान के साथ रह नहीं सकते, तो उस समय वो वहां से डिस्प्लेस हो गए। दैट वाज इन 19 जनवरी 1990, लगभग उससे 2-3 महीने पहले, 1-2 महीने बाद, दैट डेट 1989 और अर्ली 1990, उस पीरियड के अंदर वहां से डिस्प्लेस हुए। एंड दैट डिस्प्लेसमेंट वाज ड्यू टू परसिक्यूशन, ड्यू टू टेररिज्म, और वो जो सारा टेररिज्म था दैट वाज ऑन द रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म लाइन, उसके आधार के ऊपर था सारा उसमें से, और वो अनफॉर्चुनेटली समय रहते हम जागे थे। बाद में हम लोग जागरूक हुए, फिर हमने आतंकवाद की लड़ाई शुरू की, 2-4 साल के अंदर हमने उसको कंट्रोल किया, लेकिन एक बार जब निकल जाता है तो वापस जाना इतना आसान ये होता नहीं। ऐसा कश्मीर घाटी नहीं, कब से मतलब देखिए ऐसा है, कश्मीर में जो मुसलमान रहता है और जो कश्मीर में हिंदू रहता है, सबका ओरिजिन कश्मीरी है। देवर ऑफ कश्मीर, जैसे हम कोई पूछे पंजाब में रहने वाले का ओरिजिन क्या है, तो हजारों साल से हम इस देश में रहते हैं। आज से 500, 600, 700 साल पहले उनमें से कुछ लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया, और वो भी प्रोसिक्यूशन के कारण हुआ। ये दैट वाज नॉट फर्स्ट एक्सोडस ऑफ कश्मीरी हिंदू, दैट वाज 7th मेजर एक्सोडस। पहले भी वहां बहुत हुआ। वैली थोड़ा एक एरिया ऐसा है कि वो पहाड़ों के बीच में बहुत बाकी देश से कनेक्ट भी नहीं रहता, तो लगातार कॉन्टिन्यूअस वहां पर, और प्रोसिक्यूशन के कारण से काफी लोग मारे गए, बहुत से लोग कन्वर्ट हो गए। तो कश्मीरी मुस्लिम का ओरिजिन भी वही है, कश्मीरी हिंदू का भी ओरिजिन वही। मेजोरिटी ऑफ कश्मीरी मुस्लिम, उनके फोरफादर और इनके फोरफादर एक ही थे। जैसे भारत में सब मुसलमानों के फोरफादर कौन है, वो कोई बाहर से नहीं आए, ओनली 2%, सम मुगल, सम तुर्क, सम सैयद, SMTP 4 ही कम्युनिटीज हैं जो वहां बाहर से है भारत में, सैयद, मुगल, तुर्क और पठान। वो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का 2% से ज्यादा है। 98% आर फ्रॉम आवर, दे एंड वी हैव सेम फोरफादर्स। रीसेटलमेंट के लिए थोड़ा विल ऑफ द कंट्री जगाने की जरूरत है, और उनमें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जरूरत है। अभी थोड़ी परिस्थिति बदली है, वहां पर एक एम्प्लॉयमेंट का पैकेज मिला, क्योंकि वापिस जाना यानी क्या करना, जाकर सेटल होना है। तो वहां काम क्या करेंगे, 25 साल बाद वहां नौकरी क्या करेंगे, वो पहले जैसी स्थिति तो रही नहीं, घर नहीं रहे। तो सरकार ने एक पैकेज घोषित किया है, उस पैकेज को ठीक से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और देश थोड़ा साथ खड़ा हो जाएगा तो ये लोग वापिस जाएंगे। अभी एटमॉस्फेयर हो गया है, 2,500-3 हजार लोग वहां पर गए हैं, और वहां जाने का उनका एक कॉन्फिडेंस बना है कि हम रह सकते हैं। थोड़ा इसके लिए बाकी सारी कम्युनिटी में मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। ऐसे कई काम चल रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप सर। मैं मानस देवी हूँ, मैं पूछना चाह रहा था कि एक स्टेट को ऐसे किस तरीके से परमिट किया जा सकता है कि वहाँ पर एक अलग से स्टेट लेवल का कॉन्स्टिट्यूशन हो, और जो वो तो रिलीजियस लेते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, जजेस और बाकी सारे एग्जीक्यूटिव के फंक्शनरी, वो लोग कैसे अलग से वो तो रिलीजियस लें, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हाजिर नहीं मानकर बाकी किसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो मुझे पता नहीं है तो इसका क्या सॉल्यूशन है। क्या ये स्टेप लिया जा सकता है कि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को नलीफाई किया जाए, क्या से हम किसी प्रोविंशियल फेडरल को नहीं मानते। ये जो उनको पावर मिली है ना, दैट इज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने जो आपको बताया कि 1954 में यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू स्टेट ऑफ J&K, हमने उसमें उनको पावर दे दिया। They have not get that power from their own,
हमने उनको पावर दी है थ्रू